नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जियोग्राफी बाय मुकेश गोदाराज चैनल में आप सभी का। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम आज मिलने वाले हैं। जो हमारा जो टारगेट लिया था जुनून सीरीज के अंदर, जिसमें हमारा जुनून था दिल्ली पुलिस टारगेट 2023 का, और सीरीज का नाम मैंने दिया यहाँ जुनून सीरीज। ये हमारा फर्स्ट वीडियो रहेगा भाई, ये मानकर चलना है, ये फर्स्ट वीडियो है जिसके अंतर्गत हम 3 शिफ्ट के पेपर यहां पर इंडिया ज्योग्राफी में आए हुए प्रश्नों को व्याख्या सहित करने वाले हैं। एक बात याद रखना, ये जितना भी वीडियो मैं यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं, कहीं पर भी आपको किसी भी चैनल के माध्यम से व्याख्या सहित ये प्रश्न नहीं मिलने वाले भाई। आज ही हमारे चैनल के ऊपर ये सब प्रश्न आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से एक कॉपी लगाइए, उसके अंदर प्रश्न जो आ रहे हैं आप लिखिए। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्ट के जितने भी इंडिया ज्योग्राफी के प्रश्न है व्याख्या सहित जरूर लिखना। आने वाले एग्जाम में आपसे व्याख्या से प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बात को मानकर चलना। क्लियर? जैसा कि इसमें थंबनेल में देखिए, जुनून सीरीज, हर दिन 3 शिफ्ट के पेपर हल होंगे। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि प्रत्येक शिफ्ट के अंदर 3 पेपर 8 दिन लगातार चलने वाले हैं भाई। तो जो विद्यार्थी लाइव है वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर मैं पहुंचता हूं अपने प्रश्न के ऊपर। उस प्रश्न को देखिए। आज का पहला प्रश्न दिल्ली पुलिस टारगेट रहेगा 2023 का, जुनून सीरीज का पहला प्रश्न है जो आया हुआ है पिछले लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छापिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या आने वाला है। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी। कहां पर स्थित है? जो विद्यार्थी लाइव है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा भाई, क्या आंसर आने वाला है। क्लियर? तो यहां देखिए, इस प्रश्न का जो सही एग्जैक्ट आंसर है वो रहने वाला है यहां पर हमारे लिए अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। तो यहां पर थोड़ी बहुत बातें जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आप लोगों को पता रहना चाहिए। देखिए यहां पर मैं इस प्रश्न को थोड़ा व्याख्या सहित आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं, समझना बात को। यह भारत की मेन भूमि यहां पर है, इस प्रकार से थोड़ा देखिए, क्योंकि व्याख्या से भी बहुत सारे प्रश्न आपको यहां पर मिलने वाले हैं। ये भारत रहेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहां देखने को मिलते हैं बंगाल की खाड़ी के अंदर। ये है यहां पर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी रहेगी। बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे, इधर रहेगा हमारे पास अरेबियन सी, अरब सागर, अरब सागर, इधर है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। लेकिन उससे पहले कुछ अक्षांशीय रेखाओं का संबंध आपको याद रहना चाहिए। यहां से एक अक्षांशीय रेखा जरूर ध्यान रखेंगे, 8 डिग्री नॉर्थ अक्षांशीय रेखा। जहां लिख रहा हूं उसको अच्छी तरीके से छापिए। 8 डिग्री अक्षांशीय रेखा, 9 डिग्री नॉर्थ अक्षांशीय रेखा, इसके बाद में 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांशीय रेखा, और इससे ऊपर ये रहेगी हमारे पास 11 डिग्री नॉर्थ अक्षांशीय रेखा। एक प्रश्न तो यहां से छाप लेना एग्जाम के अंदर, अरब सागर में किन किन अक्षांशों का संबंध है? 8, 9 और 11, अच्छी तरीके से ध्यान रखना। जबकि 10 डिग्री अक्षांशीय रेखा का संबंध बंगाल की खाड़ी से होने वाला है। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, पूछे बंगाल की खाड़ी से कुछ का संबंध है तो 10 डिग्री अक्षांशीय रेखा का कहां से संबंध है? यहां पर देखिए, 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांशीय रेखा पर बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण के क्रम में यहां पर 4 आइलैंड देखने को मिलते हैं हमारे को। इसके बाद में इसके दक्षिण में 3 आइलैंड यहां पर देखने को मिलेंगे। इनको ही मिलाकर कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं, जो बंगाल की खाड़ी में है, जिनमें प्रथम 4 द्वीप अंडमान के और अंतिम 3 द्वीप निकोबार के। तो प्रश्न तो बन गया, 10 डिग्री अक्षांशीय रेखा किनको अलग करती है? अंडमान को निकोबार से अलग करती है। आप लोगों के लिए छाप लेना, एग्जाम के अंदर प्रश्न आने वाला है ये 10 डिग्री अक्षांशीय रेखा। इसके ऊपर देखिए, इन द्वीपों के कुछ के नामकरण है, इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान के नाम से। एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं, फिर याद करने का तरीका भी बताता हूं मैं आपको। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। इसके अलावा छोटा अंडमान, छोटा अंडमान। जो इससे नीचे है इनको बोलते हैं कार निकोबार, कार निकोबार, छोटा निकोबार, छोटा निकोबार। इसके बाद में देखिए ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार।
इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि अंडमान को निकोबार से, अंडमान के 4 आइलैंड है, निकोबार के 3 है, तो अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला जो अक्षांश है वो 10 डिग्री अक्षांशीय रेखा इन दोनों को अलग करती है। किसको अलग करती है? छोटे अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है। तो इनको एक बार याद कर लीजिए। अंडमान निकोबार के 7 द्वीप कौन से हैं? जिनमें 4 अंडमान के प्रथम और 3 निकोबार के, क्रम यही रहेगा इनका। याद करने का एक बेस्ट तरीका बता देता हूं आपको। देखिए इस तरीके से याद रखना, जैसे ये मेरे पास एक लाइन खींची है यहां पर, इस लाइन का ये हिस्सा नॉर्थ है, इस लाइन का ये हिस्सा साउथ है, ये उत्तर है और ये दक्षिण रहेगा, उत्तर और दक्षिण। अच्छा, इसके बीच वाला जो हिस्सा होता है इसको मिडल कहते हैं, मध्य बोलते हैं हम। यदि मैं इस लाइन को उत्तर से नीचे की तरफ पढ़ता हुआ हूं तो पहले उत्तर आएगा, फिर मिडल आएगा, फिर साउथ आएगा। पहले नॉर्थ, फिर मिडल, फिर साउथ, उत्तर, मध्य, दक्षिण। तो 3 द्वीप ऐसे ही ध्यान रखेंगे, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, नॉर्थ, मिडल, साउथ। और एक याद रख लीजिए, छोटा अंडमान, छोटा अंडमान। तो छोटे अंडमान के बाद में देखिए आपको ध्यान रखना है कि छोटी जो है वो कार होती है, तो इस वजह से कार निकोबार। कार कैसी है? छोटी। और बस बड़ी है, बड़ी का मतलब ग्रेट निकोबार, महान निकोबार। इस प्रकार याद रख सकते हैं, उत्तर, मध्य, दक्षिण, छोटा, कार, छोटा, ग्रेट। आप बता पाओगे यहां पर कौन सा द्वीप किसको अलग कर रहा है? 10 डिग्री अक्षांशीय रेखा छोटे अंडमान को कार निकोबार से अलग कर रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, आगे देखिए, मैं प्रश्न को व्याख्या सहित बताने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को भाई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ये यहां की राजधानी है। कौन से आइलैंड पर है? तो दक्षिणी अंडमान द्वीप के ऊपर देखने को मिलती है यहां की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा राजधानी। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान द्वीप के ऊपर रहेगी। इसके अलावा खास बात देखना, यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दक्षिणी अंडमान जो द्वीप है, इसी द्वीप के ऊपर, इसी द्वीप के ऊपर एक बंदरगाह देखने को मिलता है, बंदरगाह। इस बंदरगाह को बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह के नाम से जानते हैं, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ये भारत का 13वां बंदरगाह है, ये बात को ध्यान रखना। भारत में वर्तमान में कुल 13 ही बंदरगाह है और भारत का 13वां जो बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह के नाम से दक्षिणी अंडमान द्वीप के ऊपर है। और भी खास बात देखिए, इसी के ऊपर पोर्ट ब्लेयर राजधानी भी थी, दक्षिणी अंडमान द्वीप के ऊपर। देखिए दक्षिणी अंडमान द्वीप के ऊपर एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, इंटरनेशनल पोर्ट भी यहां पर देखने को मिलता है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दक्षिणी अंडमान द्वीप पर है। इसको बोलते हैं वीर सावरकर के नाम से, वीर सावरकर हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी हुए थे, उनके नाम से ही इस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम रखा गया है, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो देखिए यहां पर हमारा प्रश्न तो आ चुका है, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी कौन से आइलैंड पर है हम बता पाएंगे? दक्षिणी अंडमान द्वीप के ऊपर है, दक्षिणी अंडमान द्वीप के ऊपर वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देखने को मिलता है हमारे को। और क्या खास बात है दक्षिणी अंडमान की? दक्षिणी अंडमान की खास बात है यहां पर पोर्ट ब्लेयर राजधानी भी है, इसके अलावा एक बंदरगाह है, इसी के नाम से पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं दक्षिणी अंडमान के उत्तर पूर्व दिशा में यहां पर एक आइलैंड पड़ता है, अच्छी तरीके से छाप लेना, प्रश्न में आने वाला है। यहां पर एक आइलैंड है, आइलैंड का नाम रहेगा, इस आइलैंड को बोलते हैं बैरन द्वीप के नाम से जानते हैं, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है, सक्रिय ज्वालामुखी निर्मित द्वीप। कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान के उत्तर पूर्व दिशा में देखने को मिलता है सक्रिय ज्वालामुखी निर्मित द्वीप। एक करंट की बात बताता हूं आपको, थोड़ा गौर करना है। यहां पर दक्षिणी अंडमान के दक्षिण पूर्व दिशा में एक आइलैंड और पड़ता है, इस आइलैंड का नाम है रोस द्वीप, ये भी इंपॉर्टेंट है, रोस द्वीप, जिसका 30 दिसंबर 2018 का नामकरण करके इसका नामकरण रखा गया था सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। तो वर्तमान में सुभाष चंद्र बोस द्वीप किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो रोस द्वीप का ही नया नाम है सुभाष चंद्र बोस। ये चेंज हुआ था 30 दिसंबर 2018 को नामकरण चेंज किया गया था। लेकिन 23 जनवरी 2023 को, 23 जनवरी करंट का प्रश्न है, 23 जनवरी 2023 को अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण हुआ था? तो ये ध्यान रखना, 21 द्वीपों का नामकरण चेंज किया गया था 23 जनवरी 2023 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के।
और इन द्वीपों का जो नामकरण है वो परमवीर चक्कर, परमवीर चक्कर विजेताओं के नाम पर इनका नामकरण रखा गया है। बात को ध्यान रखना, हमारे राजस्थान के दो परमवीर चक्कर विजेता हैं, एक शैतान सिंह है और एक पीरू सिंह है। उनके नाम से भी अंडमान निकोबार में आइलैंड रहेंगे। तो कुल कितने आइलैंड का नामकरण चेंज हुआ है? 21 द्वीपों का। करंट का प्रश्न रहेगा, 23 जनवरी 2023 को नामकरण हुआ था, जबकि रोस द्वीप का नामकरण हुआ था 30 दिसंबर 2018 को, सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया था। तो ये बात भी हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए, ग्रेट निकोबार जो द्वीप समूह है, जब सबसे अंतिम है, इस द्वीप के ऊपर भारत का दक्षिणतम बिंदु भी है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु यहां देखने को मिलता है। दक्षिणी बिंदु इसको जानते हैं इंदिरा पॉइंट के नाम से। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु है जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत। तो आप लोगों के लिए इतनी जानकारी जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी, अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इसके बारे में। तो हमारा जो पहला प्रश्न था उसका तो आंसर आ चुका है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्लियर, आगे चलना। नेक्स्ट देखिए दूसरा प्रश्न आज का दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है द्वीपीय देशों का समूह है? खास बात है कि ये 2020 के जो 24 शिफ्ट पेपर हुए थे उनमें पेपरों में ये प्रश्न पूछे गए हैं। आए हुए प्रश्नों का आकलन कर रहे हैं हम यहां पर। किसी भी YouTube चैनल में आपको ये नहीं मिलने वाला है भाई, अपने YouTube चैनल के अंदर ही मिलने वाला है। जितने भी लाइव जुड़े हुए वीडियो को शेयर लाइक करिए भाई। देखिए यहां पर कौन सा समूह है? द्वीपीय देशों का समूह है, मालदीव और चीन, बांग्लादेश और मालदीव, श्रीलंका मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। इससे आसान प्रश्न क्या होगा भाई? अब इसमें कोई समझाने वाली कोई डीपली कोई बात है नहीं। जिनका अच्छी तरीके से आकलन है बहुत अच्छी तरीके से प्रश्न को सोल्व कर पाएगा। इनमें से आइलैंड, मालदीव तो आइलैंड है, चीन आइलैंड नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, स्थल भाग गिरा हुआ है, यहां पर मालदीव जो है फिर आइलैंड आ जाता है। श्रीलंका भी एक आइलैंड के रूप में है, मालदीव भी एक आइलैंड के रूप में, लेकिन पाकिस्तान नहीं है, इधर श्रीलंका है। तो राइट आंसर क्या बन रहा है हमारा? क्या पूछा है? समूह है, द्वीपीय देशों का समूह है। तो द्वीपीय देशों का समूह है, राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा? श्रीलंका बन जाएगा। यहां पर श्रीलंका और मालदीव, सी नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। इसमें कोई व्याख्या वाली कोई बात नहीं है। तो मैं आगे चल रहा हूं भाई, नेक्स्ट तीसरे प्रश्न पे पहुंच रहा हूं। आज का तीसरा प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में कौन सा पठार सोन नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है? अब देखिए कितना शानदार प्रश्न दिया है, और मैं यहां पर कई बार ऑफलाइन की क्लासों में बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को बताने का प्रयास भी करता हूं। रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड, मालवा पठार, बघेलखंड का पठार। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छापिए, इस प्रश्न का क्या आंसर आने वाला है। एक खास जानकारी आप लोगों के लिए बता दूं भाई, अभी हम लगातार 8 शिफ्ट के पेपर, 8 दिन लगातार इसी में 24 शिफ्ट के एग्जाम रखने वाले हैं। उसके जस्ट बाद में जिन जिन टॉपिकों में आपको लग रहा है कि सर इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, क्रिएट हो रहा है, तो मेरे को यूट्यूब के ऊपर जरूर बताना कमेंट में करके, मैं वहां पर व्याख्या सहित आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा भाई। क्लियर? यहां देखिए, इसको थोड़ा व्याख्या में जाता हूं मैं, क्या रहेगा। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? देखिए बच्चों, इसमें अपने को ध्यान में रखना है, ये एक पर्वत कहीं पर भी हो, समझना इस बात को, ये एक पर्वत, इस पर्वत का नाम रहेगा विंध्याचल पर्वत के नाम से जानते हैं। ये रहेगा हमारा विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के जस्ट नीचे एक और पर्वत, इस पर्वत को बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत के नाम से जानते हैं, सतपुड़ा पर्वत। तो एक पर्वत है विंध्याचल और एक सतपुड़ा। ये भारत के नॉर्थ से साउथ के क्रम में आएंगे हम, तो पहले विंध्याचल आएगा, फिर सतपुड़ा पर्वत देखने को मिलेगा आप लोगों को यहां पर। अच्छा, विंध्याचल सतपुड़ा, इनमें लंबा कौन है? तो विंध्याचल की लंबाई ज्यादा दिखाई है, सतपुड़ा की लंबाई कम दिखाई है। तो सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत यहां पर एक पर्वत चोटी भी देखने को मिलेगी आपको। इस पर्वत चोटी को बोलते हैं हम अमरकंटक की पहाड़ियां कहते हैं, अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ियां पड़ती है सतपुड़ा पर्वत के अंदर, अर्थात ये पहाड़ियां मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़, 2 स्टेट के अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिलती है अमरकंटक। अमरकंटक की जो ऊंचाई है, याद रखना 1066 मीटर ऊंचाई देखने को मिलती है अमरकंटक की। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से बहुत सारी नदियां निकलती है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा देखिए, इसके अलावा यहां पर एक पठारी भूखंड पड़ता है इस वाले क्षेत्र के अंतर्गत, ये पठार मान रहा हूं, इस पठार को बोलते हैं
बघेलखंड पठार के नाम से जानते हैं। ये बघेलखंड का पठार पड़ता है मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़, दो स्टेट में आता है बघेलखंड का पठार, दो पर्वतमालाओं के बीच में आता है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में। लेकिन इसके अलावा यदि आप देखोगे, इसके अलावा देखिए कुछ और पठार भी आपको यहां पर बता देता हूं। विंध्याचल से जस्ट ऊपर यहां पर एक थोड़ा बड़ा पठार भी देखने को मिलेगा, विंध्याचल के नॉर्थ में पड़ता है ये पठार। हमारा पूरा प्रश्न का आकलन आएगा नॉर्थ में, ध्यान रखिए विंध्याचल की। इस पठार को बोलते हैं मालवा पठार के नाम से, ये मालवा पठार। अच्छा, मालवा पठार लिखे उससे पहले एक पर्वतमाला भी गौर कर लीजिए। यहां पर, यहां एक पर्वतमाला भी आप लोगों को देखने को मिलेगी भाई, इस वाले क्षेत्र में। यहां ये एक पर्वतमाला, यहां जैसे ये विंध्याचल था, ये सतपुड़ा, तो इस पर्वत को बोलते हैं अरावली पर्वत के नाम से जानते हैं। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा। तो अरावली और विंध्याचल के बीच में आता है ये एक पठार, इस पठार को बोलते हैं हम, इसी पठार का नाम है मालवा पठार के नाम से जानते हैं। मालवा पठार, मालवा पठार पड़ता है मध्य प्रदेश, याद रखना मध्य प्रदेश और राजस्थान, दो स्टेट के अंदर आता है मध्य प्रदेश। और इसी अरावली पर्वतमाला के बिल्कुल पास में यहां पर एक पठार और है, इस पठार को बोलते हैं मेवाड़ का पठार, मेवाड़ पठार। और मेवाड़ पठार है राजस्थान के अंदर। इसके अलावा यहां पर यूपी और एमपी के सीमा के ऊपर एक पठार है, इस पठार को बोलते हैं हम, देखिए अन्य जानकारियां भी बता रहा हूं, बुंदेलखंड पठार के नाम से जानते हैं। और यह पठार पड़ता है मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश, दो स्टेट के अंतर्गत पड़ता है। तो यहाँ की कुछ प्रसिद्ध पहाड़ियां, पर्वत अच्छी तरीके से दिमाग में रखना, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से। तो यहां पर देखिए मालवा के पठार पर एक नदी जरूर ध्यान रखना, इस नदी को बोलते हैं चंबल, चंबल नदी मालवा के पठार पर बहती है। यहां मेवाड़ के पठार पर बहने वाली जो नदी है, इस नदी को जानते हैं बनास नदी के नाम से। बनास नदी मेवाड़ के पठार पर, चंबल नदी मालवा के पठार पर, बुंदेलखंड के पठार पर सिंध, बेतवा और केन, ये तीन नदियां बुंदेलखंड के पठार पर बहती है। कौन कौन सी यहां लिख रहा हूं क्रम से, सिंध नदी, याद कर लेना इनको, बेतवा नदी और केन नदी। सिंध, बेतवा, केन बुंदेलखंड के पठार पर, मध्य प्रदेश यूपी के अंतर्गत। अमरकंटक की पहाड़ियों में देखिए, अमरकंटक की जो पहाड़ियां थी, यहां से अमरकंटक की पहाड़ियों से एक रिवर निकलकर इस प्रकार बहकर आगे की तरफ चली जाती है। इस रिवर को बोलते हैं सोन नदी के नाम से जानते हैं, सोन नदी, सोन नदी। इसके अलावा एक इधर की तरफ बहकर आ जाती है जो अरब सागर में जाकर गिर जाती है, नदी का नाम है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। जैसे ही दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा 24 नवंबर को हम वापिस उपस्थित होंगे, उसमें देखेंगे कि कितने प्रश्न व्याख्या में करवाए गए आए हैं आपके एग्जाम में, अच्छी तरीके से ध्यान देना। सोन नदी विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में बहकर इधर जा रही है, और सोन, अच्छा नर्मदा इधर है, सोन इधर है, लेकिन इस वाले पॉइंट से इधर भी एक रिवर की निकलकर इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है। इस नदी को बोलते हैं महानदी के नाम से जानते हैं, महानदी। तो आप देखिए प्रश्न क्या था हमारा, उस प्रश्न को सुनिए। प्रश्न दिया गया था मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में कौन सा पठार सोन नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है, सोन नदी घाटी के, अब ये सोन नदी है, इसके दक्षिण में कौन सा पठार स्थित है सोन नदी घाटी के, तो बघेलखंड का पठार है जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो सोचने वाली बात ही नहीं है, आंसर क्या बनेगा हमारा, डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर बने रहेगा। बघेलखंड का पठार ही है यहाँ पर, तो प्रमुख रूप से ध्यान रखेंगे। कुछ पठार मैंने यहाँ पर बता दिए, मेवाड़ पठार, मालवा पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड। और यदि और ध्यान रखना चाहते हो तो यहां पर एक पठार और भी है, सतपुड़ा के साउथ में पड़ता है, पठार का नाम है बैतूल पठार के नाम से जानते हैं, बैतूल पठार। और बैतूल पठार के ऊपर से जो नदी निकलती है उस नदी को बोलते हैं हम, इधर की तरफ बहकर आती है, सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है ये नदी, नदी का नाम है ताप्ती नदी। बैतूल के पठार पर ताप्ती नदी है। अमरकंटक की पहाड़ियों से तीन नदी, महानदी, सोन नदी और नर्मदा नदी, दो नदियों का पानी बंगाल की खाड़ी की तरफ, एक नदी का पानी अरब सागर की तरफ जा रहा है। इंपॉर्टेंट रहेगा, छाप लेना इनमें से, ये व्याख्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आने वाले यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे भाई। क्लियर। तो आज का जो सेकंड थर्ड प्रश्न था उसका सही एग्जैक्ट आंसर डी नंबर ऑप्शन रहेगा भाई। 4 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार की छठ पूजा किस देवता को समर्पित है। जल्दी से प्रश्न में अपना आंसर छापिए भाई। सूर्य देव को है, विष्णु देव को है, चंद्र देव को है, इंद्र देव को है।
एक खास बात आप लोगों के लिए बता देता हूं, आपकी दिल्ली पुलिस में कला संस्कृति, इंडिया ज्योग्राफी की कला संस्कृति पूछी जाती है। मैंने जहां तक 24 शिफ्ट के अंदर एग्जाम में आकलन किया है, 3 या 4 प्रश्न कला संस्कृति से रिलेटिव आ रहे हैं, इंडिया ज्योग्राफी से संबंधित भाई। इंडिया कला संस्कृति से संबंधित 3 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेगी कला संस्कृति। तो एक वीडियो में यहां पर पूरी व्याख्या सहित लेकर आने वाला हूं कला संस्कृति, और बहुत आसान शब्दों में याद करने का प्रयास भी करवाऊंगा आपको। याद करना इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे बड़ी कला होती है याद करना उस बात को। तो बिहार की छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर छापिए। चौथे प्रश्न का आंसर आएगा बिहार की जो छठ पूजा है, इसका सही एग्जैक्ट आंसर है जो है वो सूर्य देव को समर्पित है। देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड राज्यों में ये छठ पूजा बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, इन राज्यों के अंदर छठ पूजा का जो त्योहार है वो प्रमुख रूप से बनाया जाता है, जो सूर्य को समर्पित है। त्योहार जो है हिंदू चंद्र विक्रमी संवत पंचांग के कार्तिक माह में मनाया जाता है, और सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित ये एक हिंदू त्योहार है। सूर्य देव को ये समर्पित त्योहार रहेगा, जो प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों में प्रमुख रूप से बनाया जाता है। और यहाँ पर तो केवल बिहार के बारे में पूछा है, बिहार की छठ पूजा किस देवता को समर्पित है, तो आप ध्यान रखोगे सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है, उषा देवी को समर्पित ये त्योहार रहेगा भाई। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे 5 नंबर प्रश्न में। इसके लिए हम पूरा एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर सबसे कम थी। राज्य की कुल साक्षरता दर जो है वो सबसे कम किसकी थी? झारखंड की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की या बिहार की? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर छापिए। इतने में कुछ जानकारी बता देता हूं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो कुल साक्षरता है, मैं केवल बिहार का जिक्र कर रहा हूं यहां पर, बिहार की कुल जो साक्षरता थी, बिहार की कुल साक्षरता देखने को मिल रही है हमारे को 61.80%, जिसमें से छाप लेना इनको, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता। पुरुष साक्षरता जो है वो है 71.20%, और उनमें महिला जो साक्षरता है वो देखने को मिलती है 51.50%। प्रमुख रूप से ये चीजें जो है महिला साक्षरता, ये तो पुरुष साक्षरता रहेगी और ये रहेगी महिला साक्षरता। किस राज्य की है? तो ये बात ध्यान रखना, बिहार की है। इसके अलावा सर्वाधिक, ये तो आ जाएगा, आंसर तो आ गया होगा, सबसे कम साक्षरता वाला, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। तो आंसर क्या आएगा हमारा? डी नंबर ऑप्शन आएगा भाई यहां पर। लेकिन सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है भारत में? ये भी याद रख लेना, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो केरल है भारत के अंतर्गत भाई, केरल। और केरल की यदि साक्षरता देखें तो 93.91% है, 93.91%। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला यदि कोई राज्य है भारत में तो वो केरल, और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है तो बिहार। बिहार में पुरुष साक्षरता 71.20% है और महिला साक्षरता 51.50% है। तो राइट आंसर क्या आएगा हमारा? बी नंबर ऑप्शन रहेगा 5 नंबर प्रश्न में। 6 नंबर प्रश्न में आइए। कल्याणी अम्बा प्रसिद्ध रूप से किससे संबंधित है? ये कल्याणी अम्बा जो है ये किससे संबंधित है? मणिपुरी से, कथकली से, मोहिनीअट्टम से, कथक से। ये हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के। आगे एक प्रश्न आएगा, ये पूछे गए प्रश्न है, कल्याणी अम्बा प्रसिद्ध रूप से किससे संबंधित है? मणिपुरी से है, कथकली से है, मोहिनीअट्टम से है या कथक से है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छापिए भाई, क्या रहेगा? तो ये जो कल्याणी अम्मा जो प्रसिद्ध नर्तज्ञ जो है, ये खास बात रहेगी कि प्रसिद्ध नर्तज्ञ है ये। कल्याणी, और ये रहने वाली है साउथ के केरल राज्य से ये बिलोंग करते हैं, केरल राज्य से। तो ये किससे संबंधित है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, कथकली से, मोहिनीअट्टम से, कथक से। तो किससे संबंधित रहेगी? ये बात ध्यान रखना
ये संबंधित है मोहिनी अट्टम से। ये एक शास्त्रीय नृत्य है भारत का, उनसे संबंधित है। उनको ये विलुप्त हो रही थी कला, इसको जागृत करने का श्रेय जो जाता है वो कल्याणी अंबा को जाता है, जो नर्तिका थी, जो रोल निभाते हैं मोहिनी अट्टम का, जो केरल राज्य से बिलोंग करती है, दक्षिण भारत में केरल राज्य से बिलोंग करने वाली है कल्याणी अंबा। राइट आंसर क्या रहेगा? मोहिनी अट्टम से, मोहिनी अट्टम। क्लियर? नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न देखिए, आगे वाला प्रश्न है, यहां देखिए, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य शैलियों की कुल संख्या कितनी है? अब देखिए ये प्रश्न वहीं से आ गया, कुल संख्या कितनी है? 3 है, 5 है, 10 है या 8 है? तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए यहां पर बता दूं, भारत के शास्त्रीय जो नृत्य शैलियों की जो संख्या है वो कितनी है। तो यहां देखिए एक बार कितनी संख्या रहने वाली है। तो शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या है वो 8 देखने को मिलेगी। शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कुल 8 है। आंसर तो आ चुका होगा हमारा 8। राइट आंसर 8 रहेगा। कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं? देखिए, एक तो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम, छाप लेना इनको, भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, तमिलनाडु। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम के बाद में कथकली, कथकली शास्त्रीय नृत्य जो केरल से संबंधित है, केरल से संबंधित। टोटल 8 है, 8 के नाम लिख रहा हूं यहां पर। कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के? 8। मणिपुरी, मणिपुरी, मणिपुरी जो है मणिपुर से संबंधित है, मणिपुरी, मणिपुर। ओडिसी, ओडिसी, ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है, ओडिशा से संबंधित रहेगी। ओडिसी ओडिशा से संबंधित। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पूछे जाते हैं ये, मानकर चलना, एक प्रश्न मिलेगा आपको यहां से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित। मोहिनी अट्टम अभी आया था, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम केरल से, और इसकी प्रसिद्ध नर्तिका थी कल्याणी अंबा, जिनको इनको जो है शास्त्रीय नृत्य को जागृत करने का श्रेय जाता है कल्याणी अंबा को, जो पिछले प्रश्न में आ चुका था। सत्रिय, सत्रिया, सत्रिया ये भी एक शास्त्रीय नृत्य है जो असम का है, सत्रिया असम। 8 नंबर पे, 8 नंबर पे देखिए, 8 नंबर पे रहेगा कथक, कथक, कथक रहेगा उत्तर प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश व राजस्थान, यूपी प्लस राजस्थान, राजस्थान के जयपुर घराने से कथक। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के भाई। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, सत्रिया असम और कथक उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा इसमें? भारत के प्रमुख जो है 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियों की संख्या है। बहुत सारे प्रश्न आप ध्यान देना, भारत की कला संस्कृति से संबंधित दिल्ली पुलिस के एग्जाम के अंतर्गत आपको मिलने वाले हैं। 3 प्रश्न 100% से मिलने वाले हैं भाई, केवल नृत्यों से संबंधित। भारत की कला संस्कृति जरूर पढ़ना। मैं यहां पर आपके सामने 2 वीडियो लेकर आऊंगा कला संस्कृति के संबंधित। भारत की पूरी कला संस्कृति आप लोग यहां पर पढ़ने वाले हो भाई। क्लियर? और याद करने का तरीका भी बताऊंगा, कैसे इनको याद रखेंगे हम, इनको याद कैसे करेंगे उनको। यहां तो केवल हमने एक टारगेट ले रखा है सीरीज को कंप्लीट करना अच्छी तरीके से। टारगेट ये नहीं है केवल सीरीज को कंप्लीट करना है, ये टारगेट नहीं है हमारा। टारगेट है सिलेक्शन करवाना, ये हमारा रहेगा वादा आप लोगों से, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो लगातार भाई। नेक्स्ट देखिए आगे 8 नंबर प्रश्न में। अब देखिए आए हुए प्रश्न है, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न आ चुके हैं अभी ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। गणगौर उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब में, राजस्थान में, उड़ीसा में, केरल के अंदर। तो इस प्रश्न का तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, आंसर दे सकते हैं सब लोग, क्योंकि गण जो है वो शिव जी को प्रतीक है और गौर जो है वो पार्वती को है। तो इसका सही एग्जैक्ट आंसर रहेगा राजस्थान। राइट आंसर रहेगा राजस्थान भाई। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित में से
किस कंपनी ने अपनी परिचालन दक्षता बढ़ाने और यात्री सुरक्षा में सुधार हेतु भारतीय रेलवे के लिए रियल टाइम ट्रेन सूचना प्रणाली के पहले चरण को चालू किया था? कौन से को? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका सही एग्जैक्ट आंसर रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। राइट आंसर आएगा यहां पर सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा 9 नंबर प्रश्न के अंदर। नेक्स्ट देखिए, केकोटिकली नृत्य, चौथा प्रश्न आ रहा है, ये ध्यान रखना। केकोटिकली नृत्य किस त्योहार को मनाने के लिए जाना जाता है? केकोटिकली, केकोटिकली नृत्य, केकोटिकली नृत्य, केकोटली नृत्य, केकोटली, केकोटली, केकोटली ओणम, केकोटली ओणम, केकोटिकली नृत्य किस त्योहार को मनाने के लिए जाना जाता है? ओणम के त्योहार को बनाने के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन रहेगा डी नंबर हमारा आंसर रहेगा। 11 नंबर प्रश्न में आइए, भारत की जनगणना विभाग का प्रमुख, इंपॉर्टेंट है, आप देखिए जनगणना से संबंधित निम्न में से कौन होता है? तो जनगणना में अभी वापिस बता देता हूं, भारत की कला संस्कृति से संबंधित दिल्ली पुलिस में 3 प्रश्न, भारत की जनगणना से संबंधित 2 प्रश्न, ये 5 प्रश्न लिख कर ले लेना। दिल्ली पुलिस में आप लोगों के आने वाले हैं यहां पर, जो 14 नवंबर से 6 दिसंबर के मध्य होने वाले हैं। और ये मेरा चैलेंज रहेगा, इस वीडियो में बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। इसी वीडियो में बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे कि सर आपके द्वारा कराए हुए प्रश्नों में आए हैं। 14 नवंबर को हम मिलने वाले हैं, लाइव रूबरू होने वाले हैं। भारतीय जनगणना विभाग का प्रमुख कौन होता है? जल्दी से बताइए। भारतीय जनगणना विभाग का प्रमुख होता है भारत के महारजिस्टर एवं जनगणना आयुक्त होते हैं। बी नंबर ऑप्शन रहेगा। और इसके वर्तमान में कौन है? तो इसके वर्तमान में रहेंगे, यहां पर ध्यान रखना, वर्तमान में इसके हैं श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। इसके वर्तमान में आयुक्त कौन है? श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। ये वर्तमान में इसके आयुक्त हैं 2022 से भाई। तो भारत के जनगणना विभाग के प्रमुख जो होते हैं, उनमें प्रमुख जो है वो भारत के महारजिस्टर एवं जनगणना आयुक्त होते हैं। और इनके जो प्रमुख वर्तमान में कौन है? श्री मृत्युंजय कुमार नारायण इसके वर्तमान में आयुक्त हैं भाई, जनगणना विभाग के आयुक्त रहेंगे ये। क्लियर? इसका राइट आंसर रहेगा बी नंबर ऑप्शन। हम पूरी जनगणना भी यहां पर पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट जनगणना भी रहेगी, क्योंकि आप लोगों के पिछले वीडियो में देखिए मैंने जहां पर लिख कर आया था जनून सीरीज क्या है, या मेरा जो पहला वीडियो है उसमें पूरे टॉपिक लिखे हुए हैं। मैं विस्तार से आप लोगों को पूरे टॉपिक जो 14 या 15 इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक बनते हैं उनको बहुत डिटेल से आप लोगों को यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से बताने वाला हूँ भाई। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय उत्तरी पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, इलाहाबाद में, गोरखपुर में या फिर हैदराबाद में? कहां पर स्थित है? तो देखिए यहां पर उत्तरी पूर्वी रेलवे जोन आए, उससे पहले आप इनमें पढ़ लीजिए भारत में कितने रेलवे जोन है। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा, आंसर जो रहेगा इस प्रश्न का, वर्तमान में कुल 28 नहीं 18 रेलवे जोन स्थित हैं। कुल जो है 18 रेलवे जोन है। कौन कौन से 18 रेलवे जोन है वर्तमान भारत में? देखिए, एक दिशा के माध्यम से इनको याद करने का प्रयास करेंगे हम। याद करते जाइए। ये भारत की नॉर्थ दिशा है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इसको उत्तर दिशा बोलते हैं, तो ये इसको बोलते हैं उत्तरी रेलवे जोन। उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय पड़ता है दिल्ली में। ये दक्षिण दिशा है, इसको बोलते हैं दक्षिणी रेलवे जोन। इसका मुख्यालय पड़ता है चेन्नई के अंदर। दक्षिण में चेन्नई है तो दक्षिण में। इसको पूर्वी रेलवे जोन बोलते हैं, जिसका मुख्यालय पड़ता है कोलकाता में। इसको पश्चिमी रेलवे जोन बोलते हैं, जिसका मुख्यालय पड़ता है मुंबई में। तो कितने रेलवे जोन हुए? 4 रेलवे जोन बता दिए। उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय दिल्ली, दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय चेन्नई,
पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता और पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई। यहां पर पड़ता है उत्तर पूर्वी रेलवे जोन, नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन, इसका मुख्यालय गोरखपुर में। यहां पर पड़ता है साउथ ईस्ट दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन, इसका मुख्यालय पड़ता है यहां पर कोलकाता के अंतर्गत, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। इस रेलवे जोन का मुख्यालय पड़ता है हुबली में, और हुबली शहर जो है वो कर्नाटक में, एक हुगली है और ये कर्नाटक, ये हुबली है, ये ध्यान रखना। हुबली, हुगली अलग है, हुबली अलग है। यहां पर पड़ता है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय रहेगा राजस्थान में, जयपुर के अंदर, राजस्थान जयपुर में उत्तर पश्चिमी। तो कितने हो गए यहां पर, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ये राजस्थान में, जयपुर के अंतर्गत है, जयपुर में। ये यूपी के अंदर है, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। ये कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर है, और ये कर्नाटक में है, हुबली के अंदर। तो 4 और 4 8 हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए यहां पर हम बोलते हैं इसको उत्तर मध्य के नाम से जानते हैं, उत्तर मध्य रेलवे जोन। तो इसको बोलते हैं दक्षिणी मध्य रेलवे जोन, दक्षिणी मध्य रेलवे जोन। इसको बोलते हैं पूर्वी मध्य रेलवे जोन, और इसको बोलते हैं पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। तो इस प्रकार देखिए 4 रेलवे जोन ये भी है। उत्तरी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। इसका मुख्यालय सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद में। इसका मुख्यालय हाजीपुर में, हाजीपुर, हाजीपुर। इसका मुख्यालय गोरखपुर में नहीं, जबलपुर में, जबलपुर में। तो कितने हो गए, उत्तरी रेलवे जोन दिल्ली, दक्षिणी रेलवे जोन चेन्नई, पूर्वी कोलकाता, पश्चिमी मुंबई, उत्तर मध्य इलाहाबाद, दक्षिणी मध्य सिकंदराबाद, पूर्वी मध्य हाजीपुर, पश्चिमी मध्य जबलपुर, उत्तर पश्चिमी जयपुर, उत्तर पूर्वी गोरख, दक्षिणी पूर्वी कोलकाता और दक्षिणी पश्चिमी हुबली। ये 12 रेलवे जोन हो जाते हैं। 13वां रेलवे जोन का मुख्यालय मध्य रेलवे जोन, मध्य रेलवे जोन, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय सेंट्रल मुंबई में ही पड़ता है। मध्य रेलवे जोन का एक रेलवे जोन यहां पर भी देखने को मिलता है भारत के अंतर्गत। यहां पर देखिए इस वाले साइड में, जिसको बोलते हैं उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे जोन, उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे जोन। उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय मालेगांव में, मालेगांव में। और मालेगांव जो है वो गुवाहाटी असम के अंतर्गत देखने को मिलता है, ये देखेंगे ध्यान पे हम। तो 14 रेलवे जोन। 15वां रेलवे जोन, 15वां रेलवे जोन दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे जोन। 16 नंबर पे तटवर्ती रेलवे जोन, 16 नंबर पे लिखना, पूर्वी तटवर्ती रेलवे जोन, पूर्वी तटवर्ती रेलवे जोन। 17 नंबर पे मेट्रो रेलवे जोन, मेट्रो रेलवे जोन। और 18 नंबर पे दक्षिणी तटीय रेलवे जोन, दक्षिणी तटीय रेलवे जोन। ये 18 रेलवे जोन है। इसका मुख्यालय बिलासपुर में, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है भाई। ये भुवनेश्वर में पड़ता है, भुवनेश्वर जो उड़ीसा राज्य की राजधानी है। ये मेट्रो रेलवे जोन कोलकाता में पड़ता है, वेस्ट बंगाल के अंदर। और दक्षिणी तटीय रेलवे जोन विशाखापट्टनम में पड़ता है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये 18वां रेलवे जोन है भारत का, भारत का 18वां रेलवे जोन दक्षिणी तटीय रेलवे जोन। क्रम से देखें हम तो एक रेलवे जोन ये हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये 18 रेलवे जोन है भारत के अंतर्गत दिशाओं के अकॉर्डिंग रेलवे जोन, और उनका मुख्यालय मैंने यहां पर बताया है। तो यहां प्रश्न क्या था, भारतीय उत्तरी पूर्वी रेलवे जोन, उत्तरी पूर्वी रेलवे जोन गोरखपुर में है भाई, यूपी के अंतर्गत। तो आंसर क्या आएगा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। यहां पर देखिए दिल्ली में किसका है, उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय, दिल्ली में उत्तरी रेलवे। इलाहाबाद में उत्तरी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय। ये तो आ गया। हैदराबाद में दक्षिणी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय। ये लो जी, चारों पता है तब आंसर बन रहा है हमारा ये।
तो 12 नंबर का राइट आंसर सी नंबर रहेगा भाई। क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे। आगे वाला जो प्रश्न है, नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, अब क्या बताऊं मैं आपको, ये प्रश्न मैं आपको अभी भी बता कर आया था और वापिस रिपीट हो गया एग्जाम के अंदर। देखिए, विंध्याचल अरावली के मध्य, अरावली सतपुड़ा के मध्य, विंध्याचल सतपुड़ा के मध्य, विंध्याचल सह्याद्री पर्वत के। पीछे के वीडियो को स्किप करके देखिए, इसकी पूरी व्याख्या बता रखी है मैंने। तो राइट आंसर रहेगा, नर्मदा नदी प्रवाहित होती है विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत मध्य में बहती है। आंसर आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन। पूरी व्याख्या बता चुका हूं मैं पीछे प्रश्न के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1909 में, 1907 में, 1905 में और 1906 में। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसको टिस्को के नाम से जानते हैं भाई, इसको बोलते हैं टिस्को, टिस्को, TISCO, टाटा आयरन स्टील कंपनी के नाम से। तो यहां पर कुछ अच्छी तरीके से ध्यान देना, आपके सिलेबस में जितने भी दिल्ली पुलिस में प्रश्न पूछे गए हैं वो लोहा इस्पात उद्योग से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, लोहा इस्पात उद्योग से संबंधित। तो आप यहां पर याद रखना इस बात को, कुछ सन लिख रहा हूं, याद करने का प्रयास करना। 1874, 1907, 1919, 1923, 1923, फिर लिखेंगे 56 से 61, 61 से 66, ये बात ध्यान रखेंगे हम। बाकी कुछ अलग रहेगा, यहां पर लिख देता हूं पहला और फिर लिख देता हूं दूसरा। बहुत सारे प्रश्न यहां लोहा इस्पात उद्योग के खत्म हो जाएंगे भाई। देखिए, याद कीजिए पहले तो सन को, 1874 में 7 है तो 1907 में भी 7 है। 1874 में 7 तो 1907 में 7, 1919 में 7 नहीं है लेकिन 7 है, 1919। वापिस देखिए, 1874 में 7 तो 1907 में 7, लेकिन 1919 में 7 नहीं, दोनों 7 है, 1919। आगे 1919 के बाद में है 1923, 23 दूने 56, 23 दूने 56 नहीं 46 होते हैं वैसे, याद रखना है 56, क्योंकि दूने बोल रहे हैं, इसका मतलब ये सेकंड पंचवर्षीय योजना है जिसका समय था 1956 से 61। ये पहल दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो ये थर्ड पंचवर्षीय योजना है जो 61 से 66 के मध्य, और पंचवर्षीय योजनाएं 2 है, उनमें पहला और दूसरा। अच्छे तरीके से इसे याद करेंगे हम। अच्छा, यहां पर क्या ध्यान रखना है, याद तो कर लिया हम लोगों ने। तो 1874 में ध्यान रखना, कुल्टी स्थान याद रखना, कुल्टी, टी से टिस्को याद रखना, टी से टिस्को, टिस्को, इसको, विस्को, टिस्को, इसको और विस्को। याद जरूर करना, प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे इस प्रश्न में आया था, टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को, पूछा क्या स्थापना कब हुई थी? तो भाई याद है, कुल्टी का टी याद आया तो टिस्को है, और टिस्को की स्थापना 1907, 1907 राइट आंसर ये बन गया हमारा भाई। समझ रहे हैं बात को? ऐसे याद करने का प्रयास करेंगे। कुल्टी में टी, टी से टिस्को, टिस्को आ गया तो खेल शुरू हो गया, इसको, विस्को। यहां इसको शॉर्ट में बोलते हैं, वैसे पूरा नाम TISCO है। इसको, इसको को IISCO, इंडियन आयरन स्टील कंपनी के नाम से, इसको VISCO, विश्वेश्वरैय आयरन स्टील कंपनी के नाम से जानते हैं। यहां पर सेकंड पंचवर्षीय योजना में लोहा इस्पात उद्योग के 3 कारखाने, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुरा, ये 3 कारखाने सेकंड पंचवर्षीय योजना में खुले थे भाई। राउरकेला, दुर्गापुरा और भिलाई। थर्ड पंचवर्षीय योजना में एक ही कारखाना, बोकारो, बोकारो। पहला तटीय कारखाना भारत का विशाखापट्टनम में था, विशाखापट्टनम। और भारत का दूसरा तटीय कारखाना पारादीप में, पारादीप में भारत का दूसरा तटीय कारखाना रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा हमारा 1907। तो आज की सीरीज का जो अंतिम प्रश्न है वो देखिए, कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है? ये प्रश्न पिछली बार दिल्ली पुलिस के अंदर आया हुआ प्रश्न है। कृष्णा नदी निकलती है, पेरियार नदी, कावेरी नदी या शरावती नदी? तो कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर। आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, कल मिलेंगे हम। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वीडियो रहेगा हमारा 3 नंबर, 4 नंबर और नहीं सॉरी 4, 5 और 6 नंबर। तो यहां पर जो हमारी जो शिफ्ट थी वो थी 1, 2 और 3। इन 3 शिफ्ट के अंदर जितने भी एग्जाम प्रश्न आए थे इंडिया ज्योग्राफी के, ये 15 प्रश्न थे। कल मिलने वाले हम 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर शिफ्ट को लेकर कल के वीडियो के अंतर्गत
रहेगी भाई। ऐसे 8 वीडियो रहने वाले हैं हमारे। प्रश्न था ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो याद कर लेना दक्षिण भारत की कुछ नदियां याद करना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। सिहावा, सिहावा, त्रियंबकेश्वर, 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 महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, त्रियंबकेश्वर, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी। तो पूछा गया था ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी निकल रही है, कावेरी। तो आंसर आ गया कावेरी नदी के ऊपर। ये इनका उद्गम स्थल है, ये नदियां हैं दक्षिण भारत की, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इतना याद कर लो तो लगे हाथ इनकी लंबाई भी याद कर लीजिए, 851, 1465, 1401 और पूरी 800। देखिए खेल क्या है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सिहावा, त्रियंबकेश्वर, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी। 851, 1465, 1401, पूरी 800। ऊपर नीचे वाली 800 में, बीच वाली 1414 में, मतलब गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। महाबलेश्वर की पहाड़ियां जिसकी ऊंचाई 1438 मीटर में पड़ती है। पूरी वीडियो में व्याख्या सहित आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में छापना इनको। तो इसका सही एग्जैक्ट बताना, इसका आंसर क्या है। प्रश्न ये है, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से जो नदी निकलती है कृष्णा नदी, अपना डेल्टा, अपना डेल्टा किस शहर में बनाती है। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर छापेंगे भाई हम, किस शहर में बनाती है, और वो शहर जो है वो किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य के कौन से शहर में डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी, कृष्णा नदी। कृष्णा बताएं, साथ साथ में गोदावरी भी बताना भाई, ये दोनों बताना, क्योंकि इनके रिलेटिव कुछ प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे भाई। तो आज की ये जो वीडियो जो थी, जैसा कि मैं एक बार वापस बता देता हूं आपको, इसके अंतर्गत देखिए टोटल 15 प्रश्न थे, 3 शिफ्ट के थे, और इनमें भी ये देखिए दिल्ली पुलिस टारगेट 2023 जनून सीरीज के हर दिन 3 शिफ्ट के पेपर हल सहित व्याख्या सहित हम करने वाले हैं। अब एक नजर में सब कवर करने वाले हैं हम लोग यहां पर। तो आज की वीडियो में ये फर्स्ट वीडियो थी, कल इसका लेने वाला हूं सेकंड पार्ट। हम लाइव जुड़े रहेंगे, जो लाइव नहीं आए हैं उन तक ये जरूर सूचना पहुंचाइएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल मिलते हैं एक बेहतर क्लास की तरफ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।